नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने कहा था, नोटिफिकेशन वाली वीडियो आपको जो दी थी उसमें कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम हुआ है। कितनी शिफ्ट हुई थी बच्चे? उसमें 47 शिफ्ट हुई थी। तो उन सभी शिफ्ट का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। यानी हर शिफ्ट के अंदर 30 क्वेश्चन आए थे आपके, तो 47 शिफ्ट वो हम सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा आपका? तो अभी जो आपका आगे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी वही पैटर्न रहेगा। दूसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, वही पैटर्न रहेगा। अभी प्री का जो आपका 12th लेवल वाला जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम हुआ है उसके भी हम सारी की सारी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनके हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो पैटर्न आपका सेम ही रहेगा, टीसीएस एग्ज़ाम लेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे करना है और उसको आप आसानी से कैसे कर सकते हो। कोई भी आपको चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है तो उसको ऑप्शन से कैसे जाना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो बच्चा नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलते हैं पढ़ाई की तरफ। तो यहाँ देखो बच्चे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% उसको बढ़ा दिया गया। उसके अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? ये आपको बताना है कि कितना प्रतिशत वो कम हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आप मान लेते हो कि अगर उसका वेतन 100 रुपये था शुरुआत में, तो पहले उसको 15% घटा दिया। 100 का 15% मतलब 15, तो घटा दिया। अब कितना हो गया? 85। अब उसको 10% बढ़ा दिया गया। 85 का 10% मतलब कितना? 8.5, यानी बढ़ा देगा तो 8.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 93.5। अब पूछ रहा है कि शुरुआती वेतन से कम कितना हो गया। तो 100 से कितना हो गया? 93.5। तो कितना कम हो गया? 6.5। तो परसेंटेज में पूछा है तो 6.5 100 का कितना परसेंट होगा? तो 100 गुना में 100%, तो वही होगा 6.5 ही होगा भाई। ठीक है, कितना होगा? 6.5 ही होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो, पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? तो पूर्ण संख्याएं जो होती है आपकी वो होती है 0 से स्टार्ट। 0 से 0 1 2 यानी आगे इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ 0 से आपकी कितनी 14 कितनी संख्या लेनी है? 14। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसी तरह कहाँ तक? 13 तक। ये 14 संख्याएं हो गई ना भाई। अब आपको क्या करना है? इनका औसत निकालना है। तो 0 को तो हटा दो भाई, 0 का तो कोई काम नहीं है। तो 1 से 13 तक कितनी संख्याएं हुई? 13। जब विषम संख्याएं होती है हमारे पास तो आपका औसत कौन सा होगा? तो इनके जो बीच में आएगा वही आपका औसत होगा। तो बीच में कौन सा आएगा? तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 6.5 आता है ना। तो 6 इधर की छोड़ दो, 6 उधर की छोड़ दो, यानी 6 इधर की छोड़ोगे तो 6 तक छोड़ देंगे, 7 आपकी बीच की संख्या होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, n इंटू में n+1 अपॉन 2 क्या होता है? सम होता है। और n जो आपका होता है वो नंबर, औसत निकालना है ना। तो n क्या है? संख्याओं की वो कितनी संख्याएं हैं वो है। तो n से n तो कट ही जाता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 अपॉन 2 होता है। n अब कितना है? तो 0 को छोड़ देंगे तो 13 संख्याएं है ना। कितनी है? 13 संख्याएं। 0 को ले लोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 13 संख्याएं हैं तो 13 प्लस में 1 बटे में 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, टाइम आपका बचेगा एग्जाम में बच्चे, अगर इस तरह से क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे तो। चलो देखो क्या कहता है। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए। रीजनिंग वाला डाल दिया गया भाई इसमें। तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये आपको बताना है कि इक्वल टू में क्या आएगा। किस किस को बदलना है? डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई की जगह, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड की जगह लेके जाना है, माइनस वाले को प्लस की जगह, प्लस वाले को माइनस की जगह। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा तो 45 से भाग करूंगा, कितना आएगा? तो 45 दूनी 90 होता है और 45
5 तो ये कितना हो जाएगा 25। आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा तो 39 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस 17 है, आगे आएगा माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। इसको अगर 40 से करता हूँ तो 1000 आता है, यानी 975 हो जाएगा। और माइनस यहाँ 17 में से 19 घटाओगे तो -2 होगा ना, तो 973 आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, दिमाग में सोचना है कि ये इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, डिवाइड करने पे ये आया, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB क्या है 17 सेंटीमीटर, BC 8 है, CD 9 है और AD कितना है 12 दे रखा है, AC दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये बच्चे आपके आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है 30 के 30 क्वेश्चन। ठीक है, NTPC ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट शिफ्ट के पहले दिन की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम आप भी अंदाजा लगा लोगे कि कितनी देर में निपटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे शेप वाला नहीं है क्या भाई, नहीं है तो मैं बना देता हूं। कह रहा है एक कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, उसमें क्या दिया हुआ है, AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है और AD कितना है 12 है। ठीक है, और क्या दिया है, AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, वो कितना है 15 है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। तो जब आपको सारी साइडें दे रखी है तो हीरोज फॉर्मूले से लगाएंगे। दो आपकी ट्रायंगल दी हुई है बच्चे, दो ट्रायंगल बन रही है ना यहाँ पर, क्यों कौन कौन सी, एक तो ACB या ABC लगा लो और एक ACD बन रही है। तो हम पहले ABC का निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हीरोज फॉर्मूला, पहले आप सेमी पैरामीटर निकालते हो। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या है कि पूरा इसका पैरामीटर निकाल के एक त्रिभुज का उसको 2 से भाग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 32 और 8 40, 40 को 2 से भाग करेंगे 20। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सेमी पैरामीटर यानी 20 मल्टीप्लाई में क्या होता है, सेमी पैरामीटर माइनस पहली भुजा, तो पहली भुजा घटाएंगे कितना आएगा 17 घटाएंगे 20 में से तो 3 आएगा, फिर 8 घटाएंगे 20 में से तो 12 आएगा। ठीक है, फिर 15 घटाएंगे 20 में से तो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ पर 5 और 4 है, तो क्या क्या बाहर आएगा, यहाँ से एक 3 दोनों में से कॉमन आ गया, एक 4 कॉमन आ गया 20 में से और 12 में से, और एक 20 में से 5 बचा और एक 5 यहाँ पर है, तो ये आ गया कितना 60। ठीक है, ये कितना हो गया 60। ये एक ट्रायंगल का आ गया। दूसरी ट्रायंगल का, तो ACD का, भाई ACD का एरिया बताना है आपको। तो आप टोटल करो पहले, इसका कितना होगा, तो ये कितना हुआ 27, 27 और 9 कितना हो गया 36, 36 बटे में 2 करोगे 18, सेमी पैरामीटर आ गया 18। अब 18 में से पहली भुजा घटा दो, 15 घटाओगे कितना हो जाएगा 3, 18 में से 9 घटाओगे हो जाएगा 9, और 18 में से 12 घटाओगे हो जाएगा 6। ठीक है, एक यहाँ पर 9 है, एक यहाँ पर 2 है, ये 9 और 9 कॉमन आएगा, एक तो 9 बाहर आ गया और एक यहाँ पर 2 बाहर आ गया, एक बचा कितना 3। ठीक है, बचा कितना 3 बचा, तो वो भी बाहर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 3 54। ठीक है, 60 और 54 दोनों को जोड़ दो तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा, वो कितना होता है 114 होता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, देखो टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत कीमती है, इतना समय नहीं है आपके पास कि आप उसको बर्बाद करो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देता है फिर। ठीक है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक उस पर क्या किया गया, लगाया। क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 30% बढ़ा करके उस पर लिखा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, छूट प्रतिशत आपको बताना है 2 दशमलव तक बताना है। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हम 100 भी मान लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही बताना है। ठीक है, अगर आप मान लोगे कि उसका क्रय मूल्य 100 है,
तो उस पे अंकित मूल्य कितना किया गया होगा, 30% बढ़ा के 130 किया गया होगा। और प्रॉफिट कितना, 2% है, तो बेचा कितने में गया होगा, तो 102 में बेचा गया होगा, भी 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपए पे 2% का प्रॉफिट 2 रुपए होगा। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है, ठीक है। तो छूट कितना रहा होगा, तो 28 रुपए का छूट, किस पे, तो मार्क प्राइस पे छूट देता है, तो 130 पे गुणा में 100% कर दो, कितना आ जाएगा, तो काट लो भाई, 14 दूनी 28 होता है, 65 दूनी ये हो गया, 13 पंजे 65 होता है, 20 पे ये हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 280 बटे में 13, 13 दूनी 26, बचेगा 2, 20, 13 एकम 13, तो 21, ठीक है। 2 और 1 एक ही ऑप्शन में है ना, आगे करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21.54। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ये लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना है। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी से 5 अधिक हो जाएगी, ठीक है। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब आपको वर्तमान आयु पूछी है, यानी ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आपको वर्तमान आयु ही दी है, तो किसकी, राहुल की। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे ऑप्शन से जाया करो। सबसे पहले टाइम बचाने का तरीका क्या होता है बच्चे, कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। अगर ऐसा आ गया है तो उस क्वेश्चन को करने का फायदा है। अगर आपको सोचना पड़ रहा है 10, 15, 20 सेकंड की इसको मैं करूं कैसे, तो उसको एक टाइम के लिए आप स्किप करके आगे चले जाइए। जैसे ही पढ़ते ही आपको अप्रोच नहीं पता है तो आप आगे बढ़ जाइए, पहले पूरे क्वेश्चन पेपर में से, पूरे एग्जाम में से निकल जाइए। फिर टाइम अगर बचता है तो फिर आपको सोचने का टाइम मिलता है, तो आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, ठीक है। ये अप्रोच आपके एग्जाम में होनी चाहिए। तो हम ऑप्शन से क्या करेंगे, राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये देखेंगे। तो हमने मान लिया कि ये उसकी वर्तमान आयु है, ठीक है। अब वर्तमान आयु अगर 39 है उसकी, तो उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में 3 गुना है ना उसकी आयु, तो इसको 3 से भाग करेंगे तो उसकी पुत्री की आयु होगी 13, ठीक है। अब से 8 वर्ष के बाद उसकी आयु, तो अब से 8 वर्ष के बाद उसकी आयु निकाल लेते हैं कितनी होगी, तो ये 47 हो जाएगी भी, 8 जोड़ देंगे तो 8 साल बड़ा हो जाएगा ना, तो 8 जोड़ देंगे, और इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब क्या कहता है, अब दूसरी स्टेटमेंट आपकी इससे हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो। कहता है कि 2 गुने से 5 अधिक होना चाहिए, यही बोला है ना, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 अधिक होना चाहिए। तो 2 गुना करें तो कितना होगा, 42, और प्लस 5 करें तो कितना हो जाएगा, 47। तो वही तो हो रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। आप कहोगे जी फिर दूसरे ऑप्शन, तो दूसरे ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसको मैं 3 से भाग करता हूँ 12, ठीक है। अब दोनों को 8-8 साल बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, ये 44, और वो 12, 20 हो जाएगा, उसके 2 गुने से 4 अधिक हुई, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 11। पुत्री की आयु 8 वर्ष के बाद में 19 होगी, और इसकी आयु 41 होगी, 19 दूनी 38। अब 3 साल ही बढ़ा रहा, 5 साल होना चाहिए प्लस में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी 10, 8 साल के बाद में पुत्री की आयु 18, इसकी आयु 38, तो 18 दूनी 36, प्लस 3 हुआ, प्लस 5 तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको इस अप्रोच से जाना है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, देखो, दिख रहा है ना सही से भाई। चलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट लिंक में आप कमेंट छोड़ देना कि ये दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में कर देंगे। 127 माइनस 7 गुना में 17 प्लस 6 प्लस 93, बहुत आसान लगते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आसान के चक्कर में गलती कराते हो, बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है बच्चे, तो कितना हो गया, 23, और 23 को 7 से गुना करोगे तो 23 साते कितना होता है, 161, ठीक है। कितना होता है, 161। यहाँ पर 127, ये माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस है 93, तो दोनों को जोड़ लो, 3 और 7 और 3 10, 10 माइनस 1 होगा यानी 9, तो 9 किसके लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में भी नहीं है, इसके लास्ट में भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके है, ठीक है। तो 59 आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, कितना बनेगा, ये बनेगा 220, 220 माइनस 161, तो 59 हो जाएगा, ठीक है। आसान आए थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिनमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन में ठीक थे, जिनको आप शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते,
वही क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय कर लेता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप एग्जाम में जब पढ़ोगे तो आप फंस जाते हो। क्यों फंस जाते हो? आप ये सोचते हो पता नहीं क्या पूछ लिया। ऐसा नहीं सोचना है। तो क्या सोचना है? तो आपको ये सोचना है कि बच्चे 519 दिया है, 519 किलोमीटर उसको जाना था। अब 519 किलोमीटर जाना था और उसने क्या किया, उसने 2/3 दूरी को तय कर लिया। ठीक है, कितना कर लिया? 2/3 को तय कर लिया। ठीक है, 2/3 दूरी वो पार कर चुका है। तो बची कितनी? 519 का 2/3 यानी 3 में से 2 तो तय कर चुका है, 1 बची है। तो 1/3 बचेगी अब। ठीक है, तो 1/3 कितना होगा? 17 और 3 173। यानी अब उसको 173 किलोमीटर जाना है। तो समय कितना बचा है? तो 7 घंटे में जाता था 519। अब क्या किया? 5/7 समय तय कर चुका है। ठीक है, 5/7 समय में तय करता है वो 2/3 दूरी। तो 5 में से अगर 7 घंटे थे तो 7 में से 5 घंटे तो लग चुके हैं, बचे कितने? 2। तो उस 2 घंटे में करनी है। तो आंसर आ गया कितना? 86.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान है ना चीजें? यहाँ जो HSSC CET लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि इसी तरह के इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके रहेंगे। सब चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी। तो NTPC रेलवे ग्रुप टी वालों के लिए तो है ही, बाकी कोई भी एग्जाम है आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चीज़ यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगी। किरण अपनी आय को 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है, ये आपको बताना। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है। अगर 66,000 रुपए की क्या करती है? बचत करती है, 45% खर्च करती है, इसका मतलब क्या है कि 55% क्या कर लेती है? बचत कर लेती है। यानी ये 55 की वैल्यू है, तो आय कितनी होती है? 100% होती है। तो 100 की वैल्यू आपको बतानी है। इसको काटोगे 11 से तो 5 पे कट जाएगा, इसको काटोगे तो 6 पे कट जाएगा, पीछे लगेगी 3 जीरो। इसको काटोगे तो 20 पे कट जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, पीछे लगानी है 4 जीरो, 3 वो वाली 1 ये वाली। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो आगे। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का है, सिंप्लीफिकेशन का। देखो इसके अंदर कटेगा क्या पूरा? नहीं कटेगा, ऑप्शन ऐसे कैसे दिए हैं फिर, देखते हैं। क्यूब रूट है 58 32 का, और फोर्थ रूट है 10,000 का, 5/24 और 78। ठीक है, क्यूब रूट करते हैं कितना आएगा? तो ये 18 का होता है। कैसे पता चला जी? तो जब भी आप क्यूब रूट करते हो ना बच्चे, तो अगर 10 का क्यूब करता हूं मैं तो 1000 होता है, 20 का क्यूब करता हूं तो 8,000 होता है, ऐसा ही होता है। तो उन दोनों के बीच में है, यानी 10 और 20 के बीच में होगा। और अंत में 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 8 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 8 64, 4 को फिर 8 से गुना करूंगा तो 8 चौके 32, तभी 2 आएगा। यानी ये किसका हो जाएगा? ये आपका 18 का हो जाएगा। और 18 कम से कम 30 तक तो आपको याद ही रखने चाहिए। ठीक है, और नीचे फोर्थ रूट पूछा है 10,000 का, तो 10 ही हो जाएगा। गुना में 5/24 है और गुना में 78 है। काट दो जो कट रहा है, ये 2 पे कट रहा है भाई, ये 9 पे कट रहा है, ये 3 तिये होता है, ये 8 तिये 24 होता है, ये 4 पे कट जाएगा, ये 39 पे कट जाएगा। 39 गुना में कितना हो गया? 117 हो गया। 117/4। तो अब पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, तो आंसर यही होगा। ऑप्शन गलत दिए हैं फिर। ठीक है, और क्वेश्चन भी शायद ये ऐसे ही आया हुआ था, तो हो सकता है एग्जाम में ही गलत दिया हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 1 मिनट इसको ठीक भी कर लो, पहले गड़बड़ क्या है बताते हैं। पेन चेंज ही कर देता हूँ मैं। इसको एक को प्लस कर लो और ये पूरा ही काट दो भाई। ये 5x + 2y होगा। ठीक है,
अब करो इसको सोल्व। तो यहाँ पर अगर सीधा सीधा देखा जाए, आप ऑप्शन काटने जाओगे तो ऑप्शन भी काट सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 34 है, यहाँ 33 है, यहाँ 34 है और यहाँ 33 है, तो क्या x को ही सॉल्व कर ले? तो x को ही करके देख लेते हैं। आपको पता है कि एक्स वाई जो आएगा वो तो कट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 है, यहाँ भी 5 और 2 है, एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, एक्स वाई का फंडा तो खत्म ही है। ठीक है, एक्स वाई का कोई फंडा नहीं है। तो अब सिर्फ x की वैल्यू पहले ये देख लेते हैं कि क्या माइनस आती है या प्लस आती है। तो यहाँ पर 2x है, स्केयर करेंगे तो 4x स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लस में ही रहेगा। यहाँ 5 है तो 5 5 25x स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर होगा, तो ये a का स्केयर करेंगे, 2 का स्केयर 4 होगा और x स्केयर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा भाई। माइनस तो कहीं नहीं आया x, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया आपका, ये ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, अब 33 और 34 की बात कर लेते हैं। तो 25 और 4 39 और 4 29 और 4 33, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। y को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखो भाई इस क्वेश्चन को, देखो बच्चे, आप जब क्वेश्चन एग्जाम में जैसे करते हो वैसे मिलेंगे करने को आपको, तभी आप उसको अप्रोच कर पाओगे ना। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम में जो हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है, जब मैं डिटेल में क्लास लूंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको उसी अप्रोच के साथ मिलेंगे जिस अप्रोच से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। हमने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगाया है, 25-30 सेकंड के अंदर हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल में 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, आशीष अकेले इसे 4, ऐसे 4 हॉल को कितने दिनों में पेंट कर लेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वरुण और आशीष मिलकर के कितने में करते हैं? 3 दिन में, और वरुण अकेला उसको 7 दिन में कर लेता है। एलसीएम लोगे काम आ जाएगा 21। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई 7 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। 21 को 3 से भाग करोगे 7, 21 को 7 से भाग करोगे 3 आएगी। वरुण की एफिशिएंसी अगर 3 है तो आशीष की कितनी रही होगी कि यहाँ 7 होगी तो 4 रही होगी। अब क्या करना है? 21, ये काम है एक हॉल का, ऐसे 4 हॉल करने हैं, तो 21 गुना में 4 टोटल काम हो गया। किससे करवाना है? तो आशीष अकेले से करवाना है, तो आशीष एक दिन में 4 काम करता है, भाग कर देंगे किससे? 4 से, तो 4 से 4 कटेगा, 21 दिन लगेंगे ऐसे 4 होल को पेंट करने के लिए। किसको? आशीष को। अकेला आशीष करेगा तो 21 दिन लगेंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या कहता है, कह रहा है दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण कितने डिग्री का होगा? तो संपूरक कोण, अगर ए और बी दो संपूरक कोण है बच्चे, तो उन दोनों का सम कितना होता है? पूरक का होता है 90 डिग्री, संपूरक का होता है 180 डिग्री। और आपको इनका डिफरेंस दे रखा है, यानी a माइनस बी, बड़े में से छोटा घटाते हैं तो कितना है? 28 है। अब आपको बताना है कौन सा, कि छोटे वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का। तो छोटे वाला कैसे निकालेंगे? b कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, दोनों को घटा दो, कितना आएगा? 152। 2 से भाग कर दो, क्योंकि यहाँ पर घटाओगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये साइन चेंज करेंगे ना, तो ये दोनों प्लस ये माइनस, तो ये तो घटा दिया, यहाँ से 2 भी आएगा। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 76। 76 डिग्री होगा आपका छोटे वाला कोण। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक चल रही है ना भाई? ओके। दीवार के सारे टिकी एक सीढ़ी क्षेत्रीय ग्राउंड के साथ कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, तो दीवार से सीढ़ी के बाद की दूरी की आपको ज्ञात करनी है। यह दीवार है, ठीक है,
ये इस तरह से सीढ़ी लगी है। ऊंचाई किसकी दे रखी है आपको? सीढ़ी की दे रखी है। ये दीवार जहां पर लगी है सीढ़ी, वहां से नीचे तक की ये ऊंचाई दे रखी है 30। ठीक है, और आपको बताना क्या है? तो दीवार से सीढ़ी के पास की दूरी बतानी है, यानी ये वाला आपको बताना है। और टेन थीटा आपको दे रखा है, टेन थीटा, और थीटा ये वाला है। ठीक है, तो जो एंगल होता है उसके साथ वाला तो बेस होगा, और उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो कितना दे रखा है? 15/8। कितना दे रखा है? 15/8। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 15 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। यानी 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 2। 15 30/15 करेंगे तो 2 आएगा ना। तो अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है? तो बेस की वैल्यू रेशियो में कितनी दी हुई है? 8। ठीक है, 8 दी हुई है, तो 8 की वैल्यू 2 से गुना करोगे, कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि 16 इसका आंसर होगा। अगर ये पूछी होती तो भाई, तो 15 और 8, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289 यानी 289। और वो किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो इसकी वैल्यू 17 आ जाती, 2 से गुना करते तो 34 हो जाती। ठीक है, ये लंबाई कितनी हो जाती? 34 हो जाती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका का क्रमशः इतना इतना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एनटीपीसी। ठीक है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक इक्वेशन याद रखनी है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, बहुलक किसके बराबर होता है? 3 माध्यिका माइनस 3 गुना में माध्यिका माइनस 2 गुना में माध्य के बराबर होता है। तो बाकी जो वैल्यू दे रखी है आपको रख देनी है। बहुलक कितना दे रखा है? 28.4 बराबर 3, माध्यिका दे रखी है 88, 3 गुना में 88 कर देंगे। ठीक है, और मीन आपको बताना है। इसको इधर ले जाएंगे तो मीन, इसको इधर ले आएंगे और 88 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, और 8 3 24 264 हो जाएगा। 264 माइनस 28.4, 2 से भाग करना है ना, तो दोनों को कर देते हैं। 264 का 132 होता है, और ये 14.2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दोनों को कर दिया। अब 32 में से 14 जाएगा 118, और 117.8 हो जाएगा। ठीक है, 18 जाएगा, 0.2 और घटाएंगे तो 117.8 हो जाएगा। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है उसमें। ठीक है, एग्जाम में तुरंत आपको चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए कि क्या करना है इसका। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है? 98 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। ठीक है, 4 गुना में 22/7 गुना में क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है, ध्यान रखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। ये गलती कर दोगे, एक बार गलती की तो एक दूसरा क्वेश्चन चला गया, इसको दोबारा करना पड़ जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, उसका टाइम नहीं मिलेगा आपको। 49 गुना 49 करोगे, रेडियस 7 पे काटोगे। ठीक है, अब 7 पे काटोगे तो गुना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट दे रखा है। डिजिटल सम भाई 9, यहाँ से आ रहा है कितना? 3, 4 और 3 7। हाँ, डिजिटल सम अलग अलग है। 9 है यहाँ पर, 3 3 6, 6 3 9 3। हाँ ठीक है, पहले तो आपको यूनिट डिजिट पता होगा कि 4 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? डिजिटल सम से चले जाना है। 4 और 4, 2 और 2 4 होगा ना, 4 और 4 की गुना करेंगे 16, 4 चौके 16 का 7, 7 गुना में 7, 7 7 49 का कितना हुआ? 9 और 4 13, 13 का 4, 4 चौके 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ 49 का 4 हो गया ना, और इस 49 का भी 4 होगा, 4 चौके 16 का 7, तो 7 किसका डिजिटल सम आ रहा है? इसका आ रहा है। 8 और 1 9, तो 9 तो कट जाएगा, 4 और 3 7, तो यही आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 30,184। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो।
प्रशिक्षण 76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35 और 27 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल आसान होता है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, सीधा सीधा पहले काउंट कर लेना है कि कितने हैं। तो ये 3, 3 6, 3 9 और 2 11 है। काम हो गया ना आसान। जब भी आपके ओड होते हैं, ओड नंबर ऑफ संख्याएं होती हैं, ओड नंबर होते हैं, तो आपको क्या करना है, जो बीच वाला, अब जैसे 11 आया आपका, ठीक है, तो 5 इधर छोड़ दो, 5 उधर छोड़ दो, छठा जो आएगा वही होगा। लेकिन छठा निकालना कैसे है, सबसे छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिखते जाना। पहले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11 है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, 18 है, ठीक है। उसके बाद में देखना 18 से बड़ी 27 है, ठीक है। 27 के बाद में 30 है, यहाँ पर 30 है ना, 30 से छोटी नहीं है ना 27 और 30 के बीच में, तो 30 है। 30 के बाद भाई 34 है, और 34 के बाद, तो 34 के बाद तो 35 ही आ रही है। 1 2 3 4 5 6, छठी तो चाहिए थी, आगे वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, छठी संख्या चाहिए थी, तो वो कितनी है, 35। तो आपका आंसर आ गया। एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम में। एक्स्ट्रा काम आपने 5 सेकंड के लिए किया तो वो आपका एक क्वेश्चन खा जाएगा, कम से कम जीके वाला तो एक खा ही जाएगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन की दौड़ होती है वहां पर। ये क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग से डाल दिया गया। चलो रीजनिंग मैथ एक ही बात है ये तो। 7.5, 19.5, 16 x की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर 19.5, आप सीधा सीधा जाओ, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी चीज़ें हैं तो आपको साफ पॉइंटों में ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 19.5 बटे में 7.5 करो। इसी तरह तो अब आगे वाला लिया था तो x बटे में 16 कर दो, x की वैल्यू आपको निकालनी है। या फिर आप ये कर लो कि 16 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्लीन ही कर देता हूँ मैं। 19.5 अगर 7.5 की वैल्यू है तो 16 की वैल्यू क्या होगी, ये निकाल लो। पॉइंट से पॉइंट तो हट ही गया, तो 15 पे काट लेते हैं। 15 5 75, 15 एकम 15, 15 3 45। अब काट लो इसको, किस पे कटेगा, तो ये 3.2 पे कटेगा ना। और 13 3 39 होता है, 13 दूनी 26 होता है, तो 41.6 हो जाएगा, ठीक है। 39 प्लस 2.6 करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 41.6 हो जाएगा, ठीक है। आप 19.5, 7.5 की वैल्यू है तो 16 की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। जब चीजें समझ में ना आए और क्वेश्चन निकल ना आ रहा हो तो पेन चलाना शुरू करो, किसी न किसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा बच्चे, ठीक है। मैथ का फंडा यही है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है। वह धनराशि आपको ये लिखा मिल जाए ना, पूर्णांक तक पूर्णांकित, ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। इसका मतलब अब क्या दे दिया है उसने, अब फंडा खत्म कर दिया है कि आप यूनिट डिजिट लगा लोगे कि या फिर डिजिटल सम लगा लोगे, उसके बारे में सोचना ही मत। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू खा गया है, ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अगर वार्षिक थी तो कोई धनराशि थी, उसके ऊपर 2 वर्ष का निकालेंगे तभी तो डिफरेंस होगा। 1 वर्ष का तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो वही बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहां पर जो ब्याज आएगा उसके बाद में जो ब्याज आएगा वही डिफरेंस रहेगा भाई 2 साल में। तो वो कितना है, वो 797 है। यानी जो दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज लगेगा वही तो होगा डिफरेंस। और ये कितना रहा होगा, तो ये इसका 16% रहा होगा, ठीक है, इसका 16% रहा होगा। तो यहां वाली राशि निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अगर 797 16% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। फिर जो यहां पर धनराशि आएगी, जो ये वाली धनराशि आएगी, ये किसकी 16% रही होगी, तो ये मूलधन की, तो वह धनराशि ही तो पूछी है, ठीक है। तो ये किसकी 16% रहेगी, इसकी। यानी अब ये 16% की वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू आई है, अगर ये 16% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अब आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 16 से काट दोगे, यहाँ पर 4 पे कटेगा, ये 25 पे कट जाएगा,
ये भी 25 पे कट जाएगा, 25 होता है 625, 625 गुणा में 797 बटे में 16 करोगे। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई। एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो आपको कैलकुलेशन जरूर आपकी ऐसे पूछेगा। और देखो कोई भी इसने मार्जिन भी नहीं दिया है, 31,113, 31,133, 31,137, 31,130। ठीक है, मार्जिन भी नहीं दिया, यानी आपको पूरा पूरा इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, और आंसर आपका होगा 31,133। ठीक है, तो इसको आप कर लेना और जरूर करना। चलो ये क्वेश्चन देखो भाई, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में kx प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x² प्लस में 4x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 के क्या है, दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान ज्ञात करना है आपको। जब दोनों मूल सार्व हों, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि a1 अपॉन में a2, a1 क्या है, ये यहाँ वाली वैल्यू, a2 क्या है, ये यहाँ वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह b1 ये है, b2 ये है, और C1 ये है, C2 ये है, तो ये सब बराबर होते हैं तभी होगा ऐसा। ठीक है, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये सब बराबर होंगे तभी ऐसा होगा कि दोनों सारों जो मूल हैं वो सारों हैं, ऐसा तभी होगा। तो k की वैल्यू निकालनी है, तो a1 a2 की वैल्यू रख लेता हूं मैं 2, और वहां पर कितनी है 3, 2 बटे में 3 बराबर कितना हो जाएगा, k बटे में वहां पर कितना है 4, तो ये इधर जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में 3। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही आप कर लोगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे आप कि यहां से 2 से 3 हो रहा है तो 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये किसका 1.5 गुना रहा होगा, किसका 1.5 गुना रहा होगा, तो 4 किसका 1.5 गुना रहा होगा, तो 2 बटे 3 करूंगा उसका, तभी तो आएगा। ठीक है, यानी किसका 1.5 गुना, यानी 3 बटे 2 4 रहा होगा, तभी तो x बराबर कितना आता है 8 बटे 3 आता है। ठीक है, 4 गुना में 2 बटे 3। ठीक है, जब आप चीजें करने लगोगे तो आपके दिमाग में आने लगेगी, फिर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाओगे। एक डीलर 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर को बेचता है। अब क्या करता है, एक पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरे पे उसको 30% की हानि हो गई। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है, ये तो इसने ही बता दिया है कि हानि हुई है, और वो हमें ही दिख रहा है कि 30% की हुई है, तो हानि हुई है, उधर 5% का लाभ हुआ था। एक तो 63,000 क्या हुआ, फिर लाभ हुआ, तब तो ये 105 की वैल्यू रही होगी, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है ना, वो उतने में बेच रहा है उसको, तो यानी 5% के लाभ पे बेच रहा है, तो एक ड्रायर का तो ये 105% रहा होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये किस पे कटेगा 6 पे, 600 और 6 5 30, तो 6 पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60,000। 60,000 की चीज थी, 63,000 में बेची, प्रॉफिट कितना हुआ 3,000 का। ठीक है, अब वो जो 63,000 वाली थी ना बच्चे, उस पे 30% का, 63,000 में बेचने पे 30% का लॉस हो गया, तो वो कितने की वैल्यू है 70 की वैल्यू है, तो 100% की कितनी रही होगी, तो 9 पे कटेगा, तो ये 90,000 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। अब 90,000 की वस्तु थी, उसको बेच दिया 63,000 में, तो लॉस कितना हुआ 27,000 का, तो 27,000 का यहाँ से लॉस हुआ, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो लॉस ही हुआ ना, कितना 24,000 का टोटल उसको लॉस हो गया। कितने पर हुआ, तो एक वस्तु थी 60,000 की, दूसरी थी 90,000 की, तो कितने थी 1,50,000 की थी टोटल, तो 24,000 का लॉस हुआ किस पर 1,50,000 पर, गुना में 100%। 3 जीरो से 3 जीरो काट दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे सीधा ही काट दो, 3 पे ये 2 पे कट जाएगा पूरा, और ये 8 3 24, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल दिए हैं, जैसे कि ये क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा 16 आएगा, बड़ा वही है, बाकी सब 8 8 दे रखे हैं। 16 को 8 से भाग करोगे, 2 2 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा,
फिर से 2 ऊपर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 1 ऊपर जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही होगा, फिर 16/8 करोगे, 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और अब क्या है, माइनस में यहाँ पर 1 है नीचे, ठीक है, तो 16 को डिवाइड करोगे 1 से तो 16 ही जाएगा ना ऊपर, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है, माइनस का कितना है 32 है, ठीक है। तो इसको जोड़ो, 9 और 2 11 और 6 17, 17 माइनस 32 कितना हुआ भाई 15, तो ये माइनस का 15/16 हो जाएगा भाई। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सिंपल है ना, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप हलवा समझ के खा लेना बस। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसके लिए अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल अप्रोच होनी चाहिए। मैं एक तरीका आपको बता देता हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब 30 15 21 11 में से प्रत्येक के x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है कि y ग्रेटर देन 0 है और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब आप यहां से दो संख्याएं उठा लो, 30/15, रेशो निकालने के लिए यही करेंगे ना, और 21/11 कर दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा करो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, यहां पर लिख लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, वो भी यहां पर लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। दोनों को बराबर करो, तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करूं, 3 से गुना कर दूं, ठीक है। तो यहां भी 3 से गुना कर दो, 9 3 27, यहां भी 3 से गुना कर दो 12। यानी जो समान रेशो में लाने के लिए, समानुपाती में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 30 को 27 बनाना पड़ेगा, 15 को 12 बनाना पड़ेगा। यानी जो x वैल्यू जो है ना, x जोड़ा जाता है, ठीक है, वो कितना जोड़ा जाता है, वो -3 जोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घट रही है ना वैल्यू, लेकिन वो तो जोड़ने की बात कर रहा है, तो -3 जोड़ा जाता है। और ये y ग्रेटर देन 0 दिया है, x ग्रेटर देन 0 नहीं दिया है, तो टेंशन मत लेना कि माइनस में वैल्यू क्यों आ रही है, ठीक है। तो अब हम यह x की वैल्यू यहां पर रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -3 आ गई। x की वैल्यू यहां रखेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे। अनुपात दिया है 6x अपॉन में y अपॉन में 3x - 9, ठीक है। तो y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से कितना होगा -18 हो जाएगा, 6 18 गुना में यहां से कितना होगा, तो -3 से गुना करोगे 3 के साथ, तो -9 -9 और -9, ये भी -18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, गुना करने की जरूरत ही नहीं है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। y की वैल्यू तो स्क्वायर में था, तो रूट करेंगे उधर जाके तो 18 ही हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। दो संपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण छोटे कोण से 50, भाई एक ही चैप्टर से एक ही तरह के दो क्वेश्चन पूछ लिए। देखो संपूरक कोण है, एक 50 अधिक, एक दूसरे से 50 अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा, वही पूछा है, छोटा कोण कितना होगा। तो दोनों का सम कितना होगा, a + b संपूरक का 180 होता है। हमने एक कोण a मान लिया, एक कोण b मान लिया, और a - b हमें दिया हुआ है कितना 50। तो छोटे वाला निकालना है, तो दोनों को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 130, और 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 65। तो 65 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 135 है, तो उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का आपको व्युत्क्रमों का योगफल बताना है, ठीक है। तो अगर संख्याएं 5 और 3 है बच्चे, संख्याएं क्या है 5 और 3 है, तो हम मान लेते हैं एक 5x है, एक 3x है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा और x आएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15x। एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन वाला होता है ना एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा x हो जाएगा। व्युत्क्रमों का योग करना है, तो 1/x प्लस में 1/15x। नीचे वालों का एलसीएम ले लो, कितना 15 और x, ठीक है। x से x कट जाएगा, ऊपर जाएगा 15, 15x से 15x कट जाएगा, ऊपर जाएगा 1, तो 16/15x आ रहा है,
क्या देखो ऑप्शन में इससे बात बनेगी? तो बन जाएगी। ये 15 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऊपर तो सभी के 16 है ना, ये भी 15 का मल्टीपल नहीं है, नीचे वाला ये भी 15 का मल्टीपल नहीं है, ये है होगा। लेकिन अगर आपको पूरा निकालना है तो दूसरी आपको इक्वेशन दे रखी है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई है 135, तो मल्टीप्लाई कर दो 15x और x की मल्टीप्लाई, तो 15x स्क्वायर हो जाएगी बराबर किसके, 135 के। 15 पे काटोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 15 की जगह x की जगह 3 रखोगे तो 15 3 45 होगा, तो आंसर तो वही आना है। चलो आगे देखो, इसमें क्या कहा है, यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इसी दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो बताना है आपको कि धारा की चाल क्या है। ठीक है, धारा की चाल क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से करोगे, ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे करना है देखो, अगर धारा की विपरीत दिशा की बात कर रहा है, यानी बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड क्या है, 721 जो डिस्टेंस है अपॉन में क्या, टाइम, ये हो गई स्पीड। तो निकाल ही लेते हैं, काट देते हैं इसको, किस पे कटेगा, तो 7 पे काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 × 21 होता है, 103 बटे में 6 हो जाएगा, और 17 × 6 102 होता है, लगभग कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, लगभग 17 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं बी प्लस डब्ल्यू, यानी जब वो धारा की दिशा में जा रहा होगा तो बोट और वाटर की जो आपकी स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। जब आप तैरते हो तो जिधर पानी जा रहा होता है उधर तैरते हो तो आसानी से तैरा जाता है ना, यानी पानी की स्पीड आपके साथ ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब कितने घंटे लगते हैं, 15 घंटे, दूरी सेम ही है 721 है, घंटे कितने लगे 15, तो इसको भी काट लेते हैं, 15 चौके 60, बचेगा कितना 12, 121 हो जाएगा, 15 8 120, लगभग 48 के आसपास आया। अब पूछा किसका है, तो पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात करनी है। धारा की चाल कैसे निकलेगी भाई, यानी वाटर की जो आपकी चाल है वो निकालनी है, तो b माइनस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को आप घटा के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, छोटे वाला निकालना है ना, तो दोनों को घटा के डिवाइड कर दो, इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा 31, 31 बटे में 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 15.5, तो 15.5 के आसपास आएगा। कहां पर है, ये रहा ऑप्शन 15.45। ठीक है, तो 15.5 आ जाएगा। ठीक है, रियल ऑप्शन ये है, आंसर ये है। वो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था ना, पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दी थी वहां पर, क्योंकि यहां पर बहुत दूर दूर वैल्यू है। चलो, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों को औसत स्कोर 60 है, बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है, कक्षा का औसत स्कोर कितना है। तो आप ये मान के चलो कि हमने मान लिया कि औसत स्कोर जो है वो 60 है सबका। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि औसत स्कोर कितना है, 60 है। अब क्या करेंगे, 12 विद्यार्थियों का तो 60 हो ही गया, लेकिन बचे कितने, 30 में से 12 का हो गया तो बचे 18, 18 का 62 है, यानी 2 हर एक का एक्स्ट्रा है। 60 60 तो वही है, पूरी कक्षा का 60 तो हो गया। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना, तो 18 विद्यार्थियों का और हर विद्यार्थी का 2 एक्स्ट्रा है, तो 36 एक्स्ट्रा हो गया। इस एक्स्ट्रा को क्या ऐड करना पड़ेगा ना, किसमें, औसत में, और कितने बच्चों की औसत निकाल के, तो 30 बच्चों की, तो 36 टोटल एक्स्ट्रा हुआ। डिवाइड कितने में करना है, 30 में करना है, तो कितना हो जाएगा 1.6 बटे 30 करते हो 1/5 यानी 2। ठीक है, 1/5 कितना है, 2, यानी अब कितना 60 में जोड़ना है कितना, 1.2, तो कितना हो जाएगा 61.2 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा कि हम आराम से क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर इस तरह से कर लेंगे और कर पाओगे बच्चे। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की करके देखें, जो क्वेश्चन आपने जिस तरीके से किया है वहां पर 5-7 क्वेश्चन इसी तरीके से आप करके देख लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो, यदि x और 338 के बीच का मध्यानुपाती 260 है तो x का मान कितना होगा। तो मध्यानुपाती कौन है, 260, यानी x बटे में, एक मिनट भाई, यानी x बटे 260 और 260 बटे में 338,
मध्यानुपाती का मतलब तो यही है ना कि x रेशो 260 रेशो 380 338। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो x गुणा में 338 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 260 गुणा में 260। अब आप ये देखो कि इसके पीछे तो जीरो है ही नहीं और यहाँ 2 जीरो आएगी। ठीक है, तो कम से कम हमें कितनी चाहिए, 2 जीरो तो चाहिए। अगर 5 होता तो कोई एक 2 से भी बन जाती, लेकिन अब तो यहाँ 2 जीरो चाहिए। क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक की जगह 2। दूसरा मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। 26 गुना में 26 कितना होता है, 676 होता है। और इसको 676 बनाने के लिए कितना करूंगा, तो 338 दूनी 676 होता है, तो 2 तो आएगा ही आएगा और 2 जीरो चाहिए हमें, तो 2 जीरो यानी 200 इसका होगा आंसर। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपको अप्रोच करनी है चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी रखनी है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर आप आराम से क्वेश्चन को कर पाते हो। देखो भाई, वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना 2280 हो जाती है। तो आप वो ऑप्शन तो वो आप फॉर्मूला लगा करके तो कर ही लोगे कि P गुना में R गुना में T बटे में 100। तो अब और किस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि धनराशि बढ़ी कितनी, तो 1080 बढ़ गई भाई, कितनी बढ़ गई 1080 बढ़ गई, किस पर बढ़ी, तो 1200 पर बढ़ी। ठीक है, 120 निमेय होता है और 120 दाह्य होता है, गुणा में 100% लगा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90%, यानी टोटल जो ब्याज बना है वो कितना बना है 90% बना है। और एक साल में कितना बनता है 4% बनता है। ठीक है, एक साल में कितना बनता है 4% बनता है। ठीक है, बना कितना 90%, तो कितने साल में बना यहां से आ जाएगा ना, परसेंट से तो परसेंट कट ही गया, तो 4 पे काटोगे तो 22.5 हो जाएगा। 22 चौके 88 होता है, 0.5 गुना में 4 करते हो तो 2 और हो जाता है, तो 22.5 आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें आ रही हैं समझ में, कमेंट करके जरूर बताना भी वीडियो आपको कैसी लगी, चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कोई इंप्रूवमेंट करनी है वो भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़रूरत है चीज़ों की कि वो भी इम्प्रूवमेंट करने की। बेस्ट वे जो है आपको क्वेश्चन को करने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। ठीक है बच्चे, कौन सा तरीका ये बताया जा रहा है आपको, जिस तरीके से मैंने खुद एग्जाम क्लियर किए हैं, मैं रेलवे में 6 साल से काम कर रहा हूं और जो एग्ज़ाम दिया था उसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छी खासी थी। आप देख लेना एसएनटी की कट ऑफ 2019 वाले में कितनी गई थी। ठीक है, तो एसएनटी में मैं कार्यरत हूं, तो वहाँ पर जो आपका मैथ जो है ना वो पूरे में से पूरा ही होगा, तभी आपका काम चलेगा। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अगर आप एसएनटी से दे रहे हो, सिर्फ पीसीएम वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी कट ऑफ अच्छी खासी रहती है। तो वो जो अप्रोच है वही आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, कोई भी आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, अब जैसे आपने तैयारी की, आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, ठीक है, अब तैयारी कैसे करें, तो उस तैयारी को करने का तरीका ये होता है बच्चे कि आप सुबह उठो, सुबह उठ करके एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्योंकि सिलेबस करने के बाद में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो वो जो आपको पढ़ने का तरीका है ना, वो आपका कौन सा बताएगा, वो प्रैक्टिस सेट बताएगा कि अब तुम्हें पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर ऐसे ही कोई सब्जेक्ट लेकर के आप रिवीजन भी करने लगोगे तो आप ये सोचोगे कि ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने पढ़ लिया है, उसमें मन नहीं लगेगा। तो आप सुबह उठ करके जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम का एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, उसमें जो जो टॉपिक आपके गलत हुए हैं, चाहे मैथ के कोई 2 टॉपिक गलत हुए हैं तो उसका रिवीजन कर लो। जीके के आपके कोई 5 टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो गए तो उन टॉपिक्स को आप उस दिन में पूरे में कवर कर दो। 15 दिन में वो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें आपको नहीं आती थी, जो चीज़ें आपकी वीक थी, आप उसकी 2-2 बार रिवीजन कर चुके हो और अब वो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। एमसीक्यू आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हो उसके अंदर नंबर बढ़ाने का तरीका यही है। ठीक है, नहीं तो आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा करके छोड़ दिया, काउंट करके नंबर छोड़ दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर चाहे आप मत लगाओ। ठीक है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। तो जो 7 नींबू है उसने खरीदे कितने में, 1 रुपये में। अब क्या करना है, उसको 75% का लाभ कमाना है। तो ये कह रहा है कि ये 175% की वैल्यू है। अब तो 100% की वैल्यू कितनी, यानी अब मैं उसको 1 रुपये में कितना दूं, अगर ये इसका 175 का रेट इसको रख लेता हूं तो 1 रुपये में कितना दूं। ठीक है,
यानी 175 पैसे का रेट ये रख लिया तो 100 पैसे का कितना होगा, ये 175% की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो काट लो 25 पे और ये 4 पे, यानी अब वो 1 रुपये में 4 बेच देगा। ठीक है, 1 रुपये में 4 बेच देगा। 25 पैसे का एक है और 7 कितने हैं, 175 पैसे के हो गए। 175 पैसे के यानी 100 पे कितने बचे, 75 पैसे, तो 75% का लाभ हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोचना है। आगे है नहीं, ये अंतिम क्वेश्चन था, ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन लेकर के आपको जल्द मिलेंगे। हर रोज़ यहाँ पर वीडियो आपकी आती रहेगी, और कोई भी आपकी डिमांड हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपका वही चीज़ें आपको मैं डिलीवर करूँगा। यानी जो आपकी कहोगे कि इस क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप करवा दो, तो उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और ग्रुप डी की बात कर रहे हो तो ग्रुप डी की अगर ये 47 शिफ्ट भी आप आराम से लगा लेते हो, 47 शिफ्ट के क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेते हो, तो ग्रुप डी में आपको मैथ का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की जिम्मेवारी मेरी है भाई, 100% आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ही गलत दे दे तो बात अलग है, नहीं तो अगर क्वेश्चन सही है तो आप सही से उसको कर पाओगे। चाहे वो ग्रुप डी है, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम है। मेंस के एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ आपके ऐसे जो क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेशन, यानी जो क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं जो इससे हाई लेवल के रहेंगे, उसके मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। उसमें लेवल बढ़ा के वही क्वेश्चन रहेंगे जिनके लेवल आपके बढ़ा के, जैसे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हो गए, पहले के एनटीपीसी के आपके मेंस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार, अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।